आज हम पढ़ेंगे जलीय चक्र। कल की जो क्लास रही उसके अंतर्गत हमने भू जैव या जैव भू रासायनिक चक्र या बायोजियोकेमिकल साइकिल कह दीजिए या जियो बायो केमिकल साइकिल कह दीजिए, सभी एक ही है। उसके बारे में चक्र हमने डिस्कस किया था। उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोसाइकिल या जिसे जलीय चक्र कहा जाता। पूरा का पूरा जो टाइम रहेगा, आधे घंटा का जो क्लास रहेगी, वो इसी चैप्टर में हमारी गुजर जाएगी। लेकिन सामान्य अर्थों के अंतर्गत अगर हम देखें तो जल जो है वो किस प्रकार से मूव करता है। सामान्य रूप से हम जब समझाते हैं तो हम कहते हैं कि जो महासागर है, उस महासागरों का जो जल होता है वह भाप बन के, यानी उसमें से संवहन धाराएं उठती हैं। संवहन धाराएं कब उठती है? जब तापमान अधिक होता है, सूर्य के तापमान से अधिक होने से ये महासागरों का जो जल है वह किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। वाष्प में बदलने के बाद इससे बादल बनते हैं, संवहन धाराएं उठती हैं, बादल बनती हैं। बादल बनने के बाद जब संघनन की जो प्रक्रिया होती है, जिसे कंडेंसेशन कहा करते हैं, उसके बाद स्टार्ट होता है वर्षण। वर्षण के कई रूप होते हैं। पर्सिपिटेशन जो होता है वह बर्फ के टुकड़ों के रूप में हो सकता है, फुहारों के रूप में हो सकता है, तेज बूंदों के रूप में हो सकता है, कई रूपों में हो सकता है। तो वर्षण के बाद ये जो जल होता है वह नदी या झील के माध्यम से वापस पुनः कहाँ पहुंचा दिया जाता है? महासागरों के अंदर पहुंचा दिया जाता है। तो एक सामान्य सा एक परिचय इस प्रकार से दिया जा सकता है कि ये एक प्रकार से जल चक्र है। लेकिन इसके बीच में भी कई ऐसे बीच के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी जल चक्र में भाग लेते हैं, यानी जल चक्र में उनका भी रोल रहता है। उन्हीं को हम काफी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देखिएगा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोजीशन जो है कि यहाँ से यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन हो रहा है यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण के बाद यहाँ पर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का अर्थ होता है संघनन। संघनन की जो प्रक्रिया हुई है, संघनन की प्रक्रिया, एडवेक्शन का अर्थ होता है ये अभिवहन, इसे कहते हैं अभिवहन। यानी बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो करते हैं और फ्लो करने के बाद फाइनली क्या होता है? पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन को हिंदी में कहा जाता है वर्षण। वर्षण की प्रक्रिया होती है। वर्षण की प्रक्रिया के माध्यम से ये जो पानी होता है यह नदी नालों के माध्यम से, यानी रन ऑफ जो है, या जिसे हम वाही जल कहते हैं, जो धरातल पर बहता है, उस जल के रूप में होता है वाष्प। अब ये जल है तो जल की कुछ मात्रा जो होती है जो ग्राउंड वाटर के रूप में, जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि ये भूमि भूमि भूजल जो है या भूमि के ऊपर का पानी है। कुछ जो पानी है वह प्लांट टेक करता है, यानी प्लांट के माध्यम से प्लांट की पत्तियों में जाता है। प्लांट जब ट्रांसपायरेशन करता है, जिसे हम उत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं, उत्सर्जन के माध्यम से ये सम्मलेशन यानी वापस पानी जो है वह बाहर भाप के रूप में छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है लगातार चलती रहती है। यानी केवल महासागरों का जल का भी रोल नहीं रहता है, पर्वतों का भी रोल रहता है। पर्वतों के सारे सारे ये हवाएं ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद एडवेक्शन होता है, कंडेंसेशन होता है, पर्सिपिटेशन होता है, फिर बर्फ भी जमता है। काफी ऊंचाई पर जाने के बाद बर्फ जमता है। बर्फ जब पिघलता है तो पिघलने के बाद वापस कहाँ पर पहुंच जाता है? इस झील के अंतर्गत आता है। झील का पानी वापस गर्म होता है और उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने के बाद वापस ये बर्फ बनता है और वापस चला आता है। तो ये जो हाइड्रो के जो साइकिल है, यानी जल जिस जगह से स्टार्ट हुआ था पुनः वहीं पर पहुंच जाता है, इसे ही हम जल चक्र या हाइड्रो साइकिल कहा करते हैं। यानी भू जैव रासायनिक चक्र को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो उसके अंतर्गत सबसे पहला हमारा जल चक्र था। हमने दो प्रकार के चक्रों के बारे में डिस्कस किया था। दो प्रकार के जो चक्र हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक गैसीय चक्र होता है और एक ठोस चक्र होता है।
और एक लिक्विड चक्र की बारे में बात करें तो ये आपके जल चक्र के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा हम कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र पर कार्बन का साइकिल पढ़ेंगे, नाइट्रोजन का साइकिल पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम ऑक्सीजन का भी साइकिल पढ़ेंगे। तो ये कई ऐसे साइकिल्स होते हैं जो इस प्रकार से भू जैव रासायनिक चक्र का एक हिस्सा माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट जो स्लाइड है वो क्या कहती है। तो जल जो है हमारी अर्थ पर विभिन्न अवस्थितियों में यानी अलग अलग लोकेशंस में पाया जाता है। वह लेक्स के रूप में, रिवर्स, वो किसी सागर के रूप में, ओशंस के रूप में, ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे भी पाया जाता है। धरातल पर पाई जाने वाली चट्टानों में भी जल पाया जाता है। जो मिट्टियां होती हैं उस मिट्टी के अंतर्गत मृदा जल के रूप में जल विद्यमान रहता है। इसके अलावा जल कहाँ रहता है, तो जितने भी जो जीवित जीव है या जैविक पदार्थ है उसको तरल पदार्थों में पाया जाता है, यानी हमारे अंदर भी जल विद्यमान है। वायुमंडल में जल की बात करें तो जल जो है वह वायु के रूप में यानी वह वाष्प के रूप में या नमी के रूप में देखने को मिलता है। बड़े बड़े उच्च अक्षांशों की बात करते हैं यानी हाई एल्टीट्यूड पर जाए, जो पोलर रीजन है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, तो वहां पर जो ये जल मिलता है वह हिम के रूप में मिलता है। तो जल जो है वह विभिन्न अवस्थितियों के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये जो डेटा है अगर आपने किताब खरीद ली है तो सविंदर सिंह जी की जो किताब है पर्यावरण भूगोल, उसमें से हूबहू आपको लाइन टू लाइन मिलेगा। और इस स्लाइड्स को देखने के बाद आपको उस किताब को उठाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक एक लाइन को हम डिस्कस करेंगे। जल जो है जीव मंडल में जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, एक सामान्य सी बात है, सभी को पता है। और क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो जल होता है वो सभी तत्वों को घुलाने में समर्थ होता है, इसलिए आवश्यक है। जल में उष्मा को भंडारित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए जल आवश्यक है। यह विभिन्न जीव जंतु जैसे पौधे और जंतु के पोषण में भरपूर सहायक करता है, क्योंकि अगर हम पौधों की बात कर रहे हैं तो पौधे जो होते हैं वह जल और प्लस CO2 का उपयोग करते हुए हरित लवक जो क्लोरोफिल है उसकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में। सन की एनर्जी को रिसीव करते हैं, जल और CO2 को करते हैं, हरित लवक की सहायता से ये अपने फूड को जनरेट करते हैं। स्वपोषी इसी कारण ये कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो जल का योगदान होता है जंतु में तथा पौधों दोनों में महत्वपूर्ण इसका योगदान रहता है। नेक्स्ट, जीव मंडल में विभिन्न तत्वों के संचरण। जल के अंतर्गत आसानी से सारे तत्व घुल जाते हैं, चाहे कार्बन हो चाहे दूसरे जितनी जो कंपोनेंट जो तत्व है, जो आसानी से कई प्रकार की गैसें भी है जो जल के अंतर्गत घुल जाती हैं। तो इस कारण इन गैसों के या इन तत्वों के संचरण में, जैसे संचरणकार तत्व जैसे कि हमने ले लिया सॉल्ट, अब सॉल्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो वाटर काफी बेनिफिशियल रह सकता है, कार्बन में भी इसका रोल रहता है, कई प्रकार के दूसरे जो न्यूट्रिशंस हैं उसके भी फ्लो करने में इसका योगदान रहता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विश्व स्तरीय जल चक्र क्रियाविधि को हम देखते हैं कि बड़े स्तर पर जो क्रियाविधि यानी जो मैकेनिज्म है वाटर का किस प्रकार से चलता है। हालांकि पहले वाले जो डायग्राम में बता चुका हूं। तो महासागरीय जो जल होता है वो सूर्य तप यानी इंसुलेशन से वो गर्म होता है। गर्म होने के बाद जो सागर का जो जल है वह इवेपोरेट होता है, यानी इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया होती है जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। इस प्रकार से जो जल जो महासागरों का था वह वायुमंडलीय आर्द्रता के रूप में यानी ह्यूमिडिटी का निर्माण करता है। तो ह्यूमिडिटी के रूप में यानी वह गैसियस फॉर्म में आ चुका है जो पहले लिक्विड फॉर्म में था, तो लिक्विड फॉर्म से ये गैसियस के अंतर्गत कन्वर्ट हो चुका है ड्यू टू इंसुलेशन। फिर है ये जो जल वाष्प होती है वह हवाओं द्वारा महासागरों व महाद्वीपों के ऊपर से अब परिवहन होता है। परिवहन का होता है ट्रांसफर का होना, यानी ये हवाएं काफी हल्की होती हैं जो जल वाष्प होती हैं, तो ये जब ऊपर उठती है तो ऊपर उठने के साथ साथ ऊपर भी उठती है और लेफ्ट राइट की तरफ भी फ्लो करती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रोल रहता है ऊपर उठने का ज्यादा रहता है, क्योंकि हल्की होती है इसलिए काफी ऊपर उठती है। तो बाद में ये ऊपर उठती हवाओं के कारण वायु में जो नमी है उसका संघनन होता है, यानी कंडेंसेशन होता है। इसका क्या हो जाता है, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन का अर्थ होता है कि वह संतृप्त यानी हवा के अंदर नमी धारण की करने की एक निश्चित क्षमता होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसके अंदर वाटर अगर आ चुका है तो उस समय वह सैचुरेट हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। उस समय क्या होगा,
संघनन होगा, यानी वो हवा जो एक्सिस में जो वाटर है उसको रिलीज करेगा, और रिलीज जब करेगा तब क्या होगा, पर्सिपिटेशन होगा, वर्षण होगा। वर्षण किस एल्टीट्यूड पे होता है, यानी किस हाइट पे होता है, उस पर डिपेंड करता है कि जो वर्षण होगा वह जल बूंदों के रूप में होगा, या जो वर्षण होगा वह बर्फ के रूप में होगा, यानी ओलों के रूप में होगा। काफी ज्यादा हाइट पर है तो ओले के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, पर्सिपिटेशन उस रूप में हो सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल धरातल के पास है, धरातल के बिल्कुल पास पे अगर पर्सिपिटेशन हो रहा है तो वह ड्यू ड्रॉप के रूप में या ओस के रूप में भी देखने को मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। तो इस प्रकार से वो जो वाटर है जो भाप बनाता वो पुनः धरातल पर पहुंच जाता है। समझिए क्या इसको वापस किस प्रकार से। तो महासागर, अब महासागरों के ऊपर जैसे कि वर्ष पर्सिपिटेशन किस प्रकार से हो रहा है, तो पर्सिपिटेशन को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बादल है, बादल बरस रहे हैं, बरसने के बाद कुछ जो पानी है पौधों की जड़ों के माध्यम से सीधा धरातल के अंदर पहुंच गया, कुछ जो पानी है वह धरातल पर बहता हुआ यानी नदियों के माध्यम से रन ऑफ वाटर के रूप में महासागर के अंदर पहुंच गया, और यहाँ से जो वाटर वेपर्स बना यानी जो इवेपोरेशन हुआ उस वाष्पीकरण से यहाँ से भी वाष्पीकरण हो रहा है और यहाँ से भी वाष्पीकरण हो रहा है, उससे क्या बन गया, यहाँ पर बन गए वाटर वेपर्स। अब वाटर वेपर्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वह क्लाउड्स बना रहे हैं, और क्लाउड्स जो है वह जब संघनित होंगे उनका कंडेंसेशन होगा, वापिस बारिश के रूप में वो नीचे आ गए, वाटर वाटर महासागरों के अंतर्गत आ गए। अंत इनफिल्ट्रेशन का अर्थ होता है कि जो पौधों के जड़ों के माध्यम से जो पानी की जो मात्रा धरातल के नीचे पहुंच जाती है तो उसे हम अंतः संचरण, अंतः यानी अंदर, संचरण का अर्थ होता है फ्लो, अंदर की तरफ वाटर का जो फ्लो होता है उसे हम इन फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा वाटर साइकिल कहलाता है, यानी इसी को ही हम जल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो धरातल पर जो बारिश है वह कई प्रकार से होता है। तो कुछ वर्षा सीधे नदियों, झीलों वह जल भंडारों में होती है, यानी जो बारिश हो रही है वो नदी के ऊपर हो रही है, बारिश झील के ऊपर हो रही है, या फिर जो बारिश हो रही है वह महासागरों के ऊपर हो रही है। तो इससे प्रत्येक वर्षा या सीधा वर्षण जो डायरेक्ट फॉल कहते हैं, डायरेक्ट फॉल का अर्थ होता है कि यानी जमीन पर पानी आया ही नहीं, महासागर के ऊपर जो बारिश भर हो रही है उसका कोई लेना देना नहीं रहता है, हमारे लिए किसी प्रकार का लाभदायक नहीं होता है। तो इस प्रकार से वर्षा का जो जल है वह नदियों द्वारा सीधे सागरों के अंदर विलय हो जाता है। वर्षा के जल का कुछ भाग जो होता है वह वनस्पतियों यानी जो वेजिटेशन होता है, जैसे कि वनों के वितान, वितान का अर्थ होता है कैनोपी, कैनोपी को हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि ये जो वृक्ष का तना है, इस तने के ऊपर ये जो है ये भाग जो कहलाता है, ये जो भाग होता है ये कहलाता है कैनोपी, या इसे हिंदी में कहा जाता है वितान, या इंग्लिश में कहा जाता है कैनोपी। तो ये जो कैनोपी है उसके द्वारा अंतरारोधन, अंतरारोधन यानी इंटरसेप्शन हो जाता है, यानी वो पानी जो है इन वितान के माध्यम से, इसके ऊपर पानी की बूंदे गिरी, वह इसके तने के माध्यम से सीधा जड़ों के माध्यम से सीधा कहां पर जा रहे हैं, वह मृदा के अंतर्गत या भूमि के अंदर वो पानी जल की मात्रा है वो पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से इस अंतरारोधित अर्थात वृक्ष के ऊपरी भागों द्वारा, वृक्ष का ऊपरी भाग यानी यहाँ पर जो वर्षा रोकी गई की मात्रा का कुछ भाग वाष्पीकरण होता है, तो कुछ भाग तो जड़ों के माध्यम से अंदर चला गया, और कुछ जो भाग अभी तक इस पेड़ों के ऊपर ही पड़ा है, कुछ बूंदे गिरी हुई है, वह क्या हो जाएगी, उसका इवेपोरेशन हो जाएगा, यानी वह वाष्पीकृत होकर चली जाएगी, ऊपर भाप बनकर चली जाएगी। कुछ भाग होता है वह वृक्षों की शाखाओं या तनों के माध्यम से तना प्रवाह, स्टेम फ्लो, वह हवाई सरिता, एरियल स्टिमुलेट के रूप में वह जमीन तक पहुंचता है, यानी जड़ों के माध्यम से, तनों के माध्यम से ये जमीन के अंदर पहुंच जाता है। तो बारिश का पानी डायरेक्ट जमीन पर गिरकर ही जमीन के अंदर नहीं पहुंचता, बल्कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह भी जमीन के अंतर्गत जो पानी है, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको इंक्रीज करते हैं। फिर तीसरा जो है जल वर्षा का कुछ भाग वनस्पति विहीन, यानी जहां पर वनस्पति नहीं है या फिर विरल है, यानी काफी यहाँ पर डिस्पर्स्ड कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि विरल, बहुत दूर दूर तक वनस्पति पाई जाती है, तो सीधे जमीन पर जो पानी गिरता है यानी जो थ्रोफॉल होता है उसके माध्यम से ये सीधा सीधा धरातल पर के अंदर पहुंच जाता है। इसी प्रकार से जल वर्षा का कुछ भाग है वनस्पतियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन के रूप में चला जाता है, यानी
इवोट्रांसपायरेशन की जो प्रक्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन साइज जो लीव्स होती हैं, यानी जो पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, उसके अंदर छोटे छोटे से छेद होते हैं, रंध्र होते हैं। उन रंध्रों के माध्यम से जो एक्सेस वाटर की जो मात्रा होती है वह छोड़ता है, भाप बना देता है, उससे उसका कुछ क्षय हो जाता है। और कुछ जल जो होता है नदियों, तालाबों, झीलों या वाष्पीकरण के द्वारा वह वायुमंडल के अंतर्गत पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये वाटर साइकिल इस प्रकार से चलता है। धरातल पर जो पानी पहुंचा है उस जल वर्षा का, यानी धरातल पर जो बारिश हुई उसका बड़ा भाग जो होता है स्थल प्रवाह, स्थल प्रवाह नहीं, इफेक्टिव ओवरलैंड जो फ्लो है, जिसका अर्थ होता है ये नदी के रूप में, यानी नदी या नालों के रूप में वह पानी वह बहता है। और धरातल पर फैलकर बहने वाले जल को हम वाही जल कहते हैं, रन ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। यह भू सतह पर, यानी हमारा जो लैंड सरफेस है उसके माध्यम से, ये छोटे छोटे नालों के माध्यम से नदियों के अंदर मिल जाता है। और कुछ भाग जो होता है बारिश का वह भू सतह के नीचे अंतर संचरण, इनफिल्ट्रेशन होता है, यानी जमीन जो है उस जमीन के ऊपर कुछ भाग जो है वाटर का वह फ्लो करता है, यानी वाटर का कुछ भाग तो यहाँ पर फ्लो कर रहा है। और वाटर, ये वाटर कहाँ से आया, जो बारिश हुई, यानी जो क्लाउड्स है उस क्लाउड से बारिश हुई, बारिश से ये जो रिवर्स है उस रिवर्स के माध्यम से ये जो पानी है वह, ये रिवर्स के माध्यम से या जो पानी बहता है उसे हम रन ऑफ वाटर कहते हैं, रन ऑफ वाटर कहते हैं। और कुछ जो वाटर का जो हिस्सा है वह नीचे चला जाता है, यानी धरातल के नीचे इनफिल्ट्रेशन हो जाता है, ये पहुंच जाता है धरातल के नीचे। और जो धरातल के नीचे जो पानी पहुंच जाता है उसे हम अंडर ग्राउंड वाटर के नाम से देते हैं, यानी ये ही हमारा होता है भूमिगत जल। तो भूमिगत जल बढ़ता है। अब भूमिगत जल का क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम ट्यूबवेल लगाएंगे, ट्यूबवेल से ये पानी बाहर निकालेंगे, या फिर जो पौधों की जो जड़ें हैं वो इस वाटर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ जो पानी होता है वह मृदा के अंतर्गत मिल जाता है, मृदा के अंतर्गत भंडारित होता है, यानी स्टोर होता है। इस स्टोरेड वाटर को हम मृदा जल कहते हैं, यानी इसको सॉइल वाटर के नाम से जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट होता है। और सॉइल की अगर कंपोजिशन देखें तो उसमें बहुत ज्यादा जो परसेंटेज होता है वह सॉइल वाटर का होता है। मृदा जल भंडार में, यानी जो मिट्टी के अंदर जो जल है उसका भी वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण तथा कुछ जो पौधे होते हैं वह वाष्पोत्सर्जन, यानी ट्रांसपायरेशन ज्यादा वायुमंडल के अंतर्गत उसका क्षय हो जाता है। तो पानी जो है इस प्रकार से चलता रहता है। कुल जो है कुछ जल जो होते हैं वह यहाँ पर ये है सोतो। सोतो का अर्थ होता है पुनः सतह पर होता है, यानी सरफेस पर ऐसा कोई स्थान जहां से पानी जो है अपना आप जो बाहर निकलता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत इस प्रकार के ऑर्टिजन्स जो कुएं हैं उसके माध्यम से अपना आप अंडरग्राउंड वाटर जो है वो धरातल पर बिना छेद किए हुए निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो अपना आप जो पानी आता है तो उसके माध्यम से धरातल पर आ जाता है। ये जो पानी आ रहा है सोतों के माध्यम, सोते जो होते हैं वह हॉट भी होते हैं और कोल्ड स्प्रिंग होते हैं, यानी जमीन के अंदर से गर्मा गर्म पानी कहीं निकलते हुए देखने को आपको मिल सकता है। मृदा में जो जल भंडार है उसका कुछ जल जो होता है वो नीचे की तरफ अंतर संचरण, यानी इनफिल्ट्रेशन उसका भी हो जाता है, वह भी पानी नीचे अंडरग्राउंड वाटर को पहुंच जाते हैं। तो कई बार कहते हैं कि हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर का जो सोर्स किस प्रकार से है, तो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है इसी प्रकार से अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से धरातल के नीचे पहुंच जाता है। तो भूमिगत जल भंडार जो होता है वह धरातल के नीचे संचरित होता है, स्टोर्ड होता है। सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो पेड़ पौधे हैं, मृदा के अंदर जो जल है वह है, इसके अलावा जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है उसके माध्यम से हो रहा है। आगे बढ़ता है। भूमिगत जल, यानी जो भूमि के अंदर अंडरग्राउंड जो वाटर है वह उस भंडार में से कुछ जल आधार प्रवाह फ्लो के माध्यम से नदियों के माध्यम से नदियों में पहुंच जाता है। और कुछ जल जो होता है वह कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर उठता है। कैपिलरी एक्शन को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि चिमनी जो है और चिमनी के अंतर्गत हमने बाट लगाई है तो वो किस प्रकार से तेल का प्रयोग करते हुए अपनी बाती को हमेशा जलाए रखता है, तो वो एक प्रकार का कैपिलरी एक्शन है। तो उसके माध्यम से वो तेल जब उस बाट की तरफ ऊपर उठता है, इसी प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो केशिकाकरण की प्रक्रिया कहलाती है। और पुनः जो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो किसमें पहुंच जाता है, जल भंडार
जो मृदा के अंतर्गत है उसके अंतर्गत मिल जाता है, यानी अंदर से भी पानी अपना ऊपर की तरफ उठता है। कुछ जल नीचे चला जाता है और गहराई में स्थित जो रॉक्स होती हैं, बेड रॉक्स होती है। बेड रॉक्स का तो होता है कि यहाँ पर कोई एक बेसाल्ट है या फिर कोई हार्ड रॉक है। अब हार्ड रॉक है और उसके ऊपर सॉफ्ट रॉक है। सॉफ्ट रॉक का अर्थ होता है यहाँ पर हम कह देते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक है, और इसके नीचे जो है वह आपके इग्नोइस रॉक है। तो यानी यहाँ पर क्या है, आग्नेय है और यहाँ पर है अवसादी। तो अवसादी से जो पानी रिस रिस कर नीचे जाएगा वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया, जो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि हमने राजस्थान के अध्ययन में आपने एक लाठी सीरीज को पढ़ा होगा। लाठी सीरीज जो है, लाठी सीरीज का नाम सुना होगा, या चंदन नल कूप के बारे में पढ़ा होगा, जिसे थार का घड़ा भी कहा जाता है। तो वह क्या है, वह इसी प्रकार की स्थिति है कि वहां पर आपको एक वाटर बॉडी वहां पर तल के नीचे, यानी बेड रॉक। अब बेड रॉक कौन सी होगी, जिस रॉक पर ये वाटर लेवल जो है वह स्टोर हो रखा है। यानी यहाँ पर ये जो बेड है, इस बेड रॉक के ऊपर जो वाटर है, ये पानी है, ये पानी है, तो ये आपकी बेड रॉक कहलाती है। तो इस प्रकार से वाटर जो है यहाँ पर स्टोर हो जाता है। सरिता जल भंडार, सरिता जल यानी नदियों के अंदर जो पानी है वह कहाँ से आता है, तो धरातल के ऊपर जो पानी नदी नालों के माध्यम से पहुंचता है वह नदियों के माध्यम से पहुंचता है। मृदा के अंदर जो जल भंडार है वह अंतवहां यानी इनफिल्ट्रेशन या इनफ्लो जो है, या सीधा वाह जिसे थ्रो फ्लो या इंटरफ्लो कहा करते हैं, के माध्यम से, तथा भूमिगत जल भंडार का जो आधार प्रवाह के माध्यम से होती है। यानी इस प्रकार से वहां पर वाटर की जो फैसिलिटी बनती है। तो वर्षण यानी परसिपिटेशन के इनपुट और आउटपुट दोनों इस प्रकार से लगातार चलता रहता है। जितना पानी आया उतना ही वापस वापस पहुंचा दिया जाता है। तो ये किस प्रकार से होता है, तो नदियां, तालाब, झीलें, मिट्टियां, इन सभी के अंतर्गत जो जल है वह वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन के माध्यम से, वनस्पतियों में जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है जिसे इवो ट्रांसपायरेशन कहा जाता है, यानी वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन दोनों को मिला दिया जाता है, तो इवो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया कहलाती है। तथा जल वर्षा के माध्यम से जो पहुंचने से पहले ही जो पानी जो है, जो रास्ते में ही वाष्पीकृत हो जाता है, जिसे जल वाष्प कहा करते हैं, वाटर वेपर्स कहते हैं, तो यह वायुमंडल के अंतर्गत वापस पहुंच जाता है। तथा दूसरा है कि धरातल के ऊपर जो जल है वह नदियों, सागरों, महासागरों के अंतर्गत पहुंच जाता है, नदियों से सागरों, फिर महासागरों के अंतर्गत पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से समस्त प्रक्रिया वर्ल्ड लेवल पर हर वर्ष यहाँ पर उसका रिपीटेशन होता रहता है। इस कारण ग्लोबल हाइड्रोसाइकिल जो है वो लगातार चलता रहता है। हमें पता है कि जो जलीय प्रक्रिया है, जैसे कि महासागर है, महाद्वीप और वायुमंडल से होकर एक ग्लोबल हाइड्रोसाइकिल जो है वो चलता रहता है। जीवमंडल में जितनी भी जो आर्द्रता है, यानी ह्यूमिडिटी के ऊपर, यानी वाटर जो है, आर्द्रता का अर्थ होता है ये वाटर का क्या है, ये गैसियस फॉर्म में है, तो उसका 90% जो भाग होता है वह जल चक्र के लिए सुलभ नहीं हो पाता है। यानी आर्द्रता का केवल, अगर हाइड्रोसाइकिल की बात करें तो 90% जो भाग है उसका तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये मात्रा की अगर बात करते हैं तो जल की अधिकांश जो मात्रा है वह कुछ शेलों में यानी चट्टानों के अंदर विद्यमान है। तो इस प्रकार से समस्त नमी यानी पूरे के पूरे हमारा जो बायोस्फीयर है उसमें जितनी भी जो नमी है, ह्यूमिडिटी है, उसका केवल 5% भाग ही इस हाइड्रोसाइकिल के अंतर्गत भाग लेता है। यानी नदियों के अंदर जो पानी है या भाप बन रहा है या वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो टोटल जो वाटर अवेलेबल है इस अर्थ पर उसका 5% ही इस हाइड्रोसाइकिल के अंतर्गत भाग लेता है। और इस 5% को अगर हम 100% मान लें, यानी जो 5% जो हाइड्रोसाइकिल के अंदर अगर रोल निभा रहा है उसको अगर आप 100% मान ले, तो लगभग 97.2% तो महासागरों के अंतर्गत है। ठीक है, 5% का शेष 2% ह्यूमिडिटी के रूप में है। 2.15% जो है वह ध्रुव नमी जो है ध्रुवीय हिमटोपियों में यानी आइसबर्ग के अंतर्गत देखने को मिलती है। 0.62% जो है वह भूमिगत जल में देखने को मिलता है, और यही जल होता है वह एक हाइड्रोसाइकिल के लिए अवेलेबल होता है। तथा 0.03% जो नमी है वह नदियों, कुछ मिट्टी के अंदर, कुछ झीलों के अंदर, कुछ तालाबों के अंदर और कुछ आंतरिक महासागरों के अंतर्गत इस प्रकार की वाटर बॉडीज देखने या वाटर की देखने को मिलती है।
एक विश्व स्तर हाइड्रोसाइकिल के अंतर्गत देखें तो भूतल पर वाष्पीकरण और वर्षण में संतुलन होता है। वाष्पीकरण यानी कितना इवेपोरेशन हुआ और कितना पर सिपिटेशन हुआ, यानी वर्षण बारिश कितनी हुई और कितनी भाप बनी, उसका संतुलन इसमें बना रहता है। लेकिन ये जो बैलेंस है ये कंटिनेंट और ओशियन पर एक जैसा आपको नहीं देखने को मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट्स देखने को दिए गए हैं कि वर्षण और वाष्पीकरण की जो मात्रा है, यानी वाष्पीकरण की जो मात्रा है वह वर्षण की मात्रा से काफी अधिक होती है, यानी जितना वाष्पीकरण होता है उतनी बारिश नहीं हो पाती है। कहा जाता है कि महासागरों से हर साल लगभग 4,55,000 घन किलोमीटर यानी जो क्यूब है, क्यूब बना देता है। तो इस प्रकार से ये 4,55,000 घन किलोमीटर यानी किलोमीटर बाय किलोमीटर का ये जो एरिया है उतना वाष्पीकरण होता है। लेकिन वाष्पीकरण के इतना होने के बावजूद भी जो बारिश होती है उसका परसेंटेज कितना है, लगभग 4,09,000 है। यानी अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो लगभग 46 जो घन मीटर वाटर है वह वापस नहीं आ पाता है। तो कहाँ जाता है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो वाटर है यानी 46,000 घन मीटर जो जल की है वह हानि होती है। तो स्थलीय भागों के अंतर्गत जो जल भंडार है जैसे कि नदी, झील, तालाब, जो स्थल भाग कंटिनेंट पर है, कोई सागर है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, मृदा के अंदर जो जल मौजूद है, से लगभग 62,000 घन किलोमीटर जल का वाष्पीकरण होता है। परंतु बारिश की बात करें तो स्थलीय भागों पर 1,08,000 की होती है। यानी वाष्पीकरण यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है, लेकिन वर्षा यहाँ पर ज्यादा होती। तो ये एक्सिस जो वाटर है जो यहाँ पर स्थलीय भागों में बारिश कर रहा है, तो वो कहाँ से है, तो वो महासागरों से है। तो इस प्रकार से सही तरीके से कह सकते हैं, तो इस तरह हम कह सकते हैं लगभग प्रतिवर्ष 46,000 घन किलोमीटर अतिरिक्त जल की जो प्राप्ति है वह हमें अर्थ पर प्राप्त होती है। और ये जो पानी है, जो 46 अतिरिक्त जो 1,000 घन मीटर पानी है, वह नदियों द्वारा वापस पुनः महासागरों के अंदर पहुंचा दिया जाता है। और महासागरों का जितना वाष्पीकरण द्वारा जितना जल वाष्प के रूप में यानी इवेपोरेट होता है, जिसे हम 4,55,000 घन किलोमीटर कहते हैं, महासागरों के ऊपर वायुमंडल में पहुंचता है। कुछ भाग यानी 46,000 घन मीटर जो है वह वायुमंडलीय पवन संचार महाद्वीपों के ऊपर पहुंच जाता है। अतः महाद्वीपों पर वाष्पीकरण से वर्षा की जो मात्रा है वह अधिक होती है, यानी जितना महाद्वीपों पर कुल वाष्पीकरण होता है उससे ज्यादा यहाँ पर बारिश हो जाती है। ऐसे कुछ फैक्ट्स कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत मनुष्य किस प्रकार से हाइड्रोसाइकिल को प्रभावित करता है, तो किस प्रकार से, तो वह उसके कई रूपों में परिवर्तन करने में समर्थ है। मनुष्य में इतनी क्षमताएं हैं कि वह हाइड्रोसाइकिल को प्रभावित करता है। तो किस प्रकार से, जैसे कि हमने कहा कि नदियों के ऊपर हमने बांध बना दिया, एनीकट बना दिए, वाटर का हम मिसयूज कर रहे हैं। तो कुछ इच्छित होते हैं और कुछ अनिच्छित कार्य होते हैं, उसके माध्यम से वह वायुमंडल के अंतर्गत इस हाइड्रोसाइकिल को प्रभावित करता है। जैसे कि मौसम सुधार कार्यक्रम, अभी राजस्थान के अंदर बारिश नहीं हो रही है, हम कृत्रिम वर्षा कराएंगे। वायुमंडल के ओजोन स्तर में कमी, वायुमंडल में जल की मात्रा की मात्रा में परिवर्तन द्वारा वायुमंडलीय जो संचार प्रतिरूप यानी एटमॉस्फेरिक जो सर्कुलेशन जो पैटर्न है वह कई बार चेंज हो जाता है। और इस प्रकार से वायुमंडलीय संचार प्रतिरूप यानी एटमॉस्फेरिक सर्कुलर पैटर्न जो है उसमें जब परिवर्तन आता है तो स्थलीय भाग यानी जो महाद्वीप है और जो ओशन है उसके ऊपर जो जल वाष्प है उसके गमन यानी आउटपुट और उसके ट्रांसफर में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से वायुमंडल में जो जल वाष्प है उसका परिवर्तन होता है तो वर्षण प्रभावित होता है, बारिश नहीं होती है या फिर होती है तो बहुत ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से जलीय चक्र के वर्षण संगठन यानी पर्सिपिटेशन के जो कंपोनेंट्स है उसमें धूल कणों की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, तो उससे भी यानी पर्सिपिटेशन होगा तो वो कहाँ होगा, तो वायुमंडल के अंदर जैसे कि हम ओस की बात करते हैं या फिर हम कोहरे की बात करते हैं तो वह धूल के कणों के ऊपर डिपेंड करता है, तो वह भी इस पर्सिपिटेशन की मात्रा को प्रभावित करता है, यानी वो जल धरातल पर नहीं पहुंच पाता है। इसी प्रकार से जो मनुष्य द्वारा निर्मित जो कारखाना है तो उसमें से जो पार्टिकुलेट मैटर्स निकलता है यानी जो ठोस पदार्थ वायुमंडल के अंतर्गत चिमनियों के माध्यम से
जो चिमनी होती है उस चिमनी के माध्यम से छोड़ दिया जाता है। तो इस पदार्थ यानी ये जो ठोस मटेरियल्स है जो यहाँ पर चिमनी कहते हैं, यानी जो कारखाने हैं उस कारखाने से जो ये चिमनियों के माध्यम से जो धुआं छोड़ा गया, उस धुएं के माध्यम से जो ये जो कण है उसके माध्यम से ये यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाता है। उससे जो वाटर जितना धरातल पर आना था वो नहीं आ पाता है। तो यह बारिश की बूंदों के लिए आर्द्रता का ही बन जाता है, यानी आपके हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियस बन जाता है। यानी इन कणों के ऊपर जो धूल के कण है या फिर जो कार्बन के कण है उसके ऊपर जल की वाष्प क्या बूंदे क्या होती हैं, अपने आपको पर्सिपिटेट कर लेती है, वहां पर संघनित कर लेती है। ऐसी स्थिति में वहां पर क्या बन जाता है, वहां पर कोहरा छा जाता है, कोहरा छा जाता है या फिर वहां पर स्मोक बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो वाटर जो नीचे आना चाहिए था वो नहीं आता। अक्सर जो औद्योगिक शहर है वहां पर कोहरा जो है वो आम एक समस्या के रूप में देखा जा सकता है। तो हाइड्रोसाइकिल जो है यहाँ पर मनुष्य की जो एक्टिविटी है उसके द्वारा प्रभावित होता है। तो वायुमंडल में मौजूद जो ठोस कण जो प्रदूषण है, जिसे पर्टिकुलेट पॉल्यूशन के नाम से कहा जाता है, के द्वारा वहां पर बादल बनते हैं, वर्षा का रूप और मात्रा वहां पर प्रभावित होती है। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो प्रभावित करता है। इसके अलावा मेघ बीजन यानी जबरदस्ती हम क्लाउड सीडिंग कराते हैं, बारिश करवाते हैं, तो उससे बारिश की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। जब हम पेड़ों को काटते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती है। तो मनुष्य अपने क्रियाकलापों द्वारा हाइड्रोसाइकिल के वाष्पीकरण संगठन यानी इवेपोरेशन को जो है काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। जैसे कि वनों को काटकर नगरीकरण को बढ़ाकर इस क्रिया द्वारा वाष्पीकरण में हास होता है, तथा बांध और जल भंडारों का जो निर्माण है, तालाब, एनीकट, वृक्षारोपण, फसलों की सिंचाई के द्वारा वाष्पीकरण में वृद्धि। बांध बनाकर आपने पानी कहीं पर रोक लिया है तो वहां पर नो डाउट वहां पर वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से वृक्षारोपण या फसल सिंचाई अलग होती है तो यहाँ पर आप वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो आपको यानी ट्रांसपायरेशन की जो प्रक्रिया है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से जो ह्यूमन है वह इसको बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो इस प्रकार से हमने इस हाइड्रोसाइकिल को पढ़ा, और हाइड्रोसाइकिल के बारे में हम जिस प्रकार से कहा कि मनुष्य जो है जल चक्र धरातली वल संगठन यानी धरातल पर जो नदी के रूप में या जो नालों के रूप में जो पानी बह रहा है यानी सरफेस रन ऑफ जो कंपोनेंटर है उसको भी प्रभावित करता है। किस प्रकार से, तो वन विनाश कर लेता है या नगरीकरण द्वारा वही जल के माने वृद्धि होती है कि वन कट जाते हैं तो पानी जो है बिना किसी रुकावट के बहुत तेज गति से बहता है। तो ऐसी स्थिति में जो इनफिल्ट्रेशन जो पानी का होना चाहिए, भूमिगत जल जो बढ़ जाना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। नगरीकरण से आपने जगह जगह पर कंक्रीट के मैदान बना दिए, कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में पानी जमीन के अंदर जा ही नहीं पाता है। यही कारण है तो वाटर हार्वेस्टिंग जैसी प्रक्रिया को अपनाकर हम अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाने की प्रक्रिया। तो जल के अंतर संचरण संगठन यानी इनफिल्ट्रेशन कंपोनेंट्स में हम देखें तो वन विनाश जो है उसके कारण अंत संचरण कम की होगी, क्योंकि पेड़ों के माध्यम से अंत संचरण होता है, वो नहीं होंगे तो किस प्रकार से होगा। पेड़ काफी ज्यादा लगाएंगे तो अंतर संचरण बढ़ जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर में वाटर लेवल इंक्रीज होगा। सिंचाई हम करेंगे तो उसके माध्यम से सिंचाई का जो अतिरिक्त जो पानी होता है वह उस अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से ये जल चक्र चलता है। तो हमने पढ़ा कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, एक उत्तम घोलक है, एक सॉल्यूशन है जो जीवों द्वारा तत्वों को ग्रहण करने में सहायता करता है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जीवन का जो भौतिक आधार होता है, और इसका लगभग 80 to 90% जो पोर्शन होता है वो वाटर से बना रहता है। सूर्य प्रकाश की जो उष्मा होती है उससे समुद्र जल और वनस्पतियों में जो जल है उससे भाप बनती है, ऊपर जाकर बादल बनते हैं, बादल से बारिश होती है। बारिश का जो भाग होता है कुछ भाग वाष्प में चला जाता है, कुछ भाग भूमिगत जल के रूप में, और कुछ भाग जो होता है वह समुद्र में पहुंचकर इस साइकिल को पूरा करता है। तो इस प्रकार से ये जो चक्र है वो लगातार चलता रहता है। तो इस प्रकार से जल चक्र जो है वर्षण, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, पर्सिपिटेशन, इवेपोरेशन एंड ट्रांस इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से माध्यम रहता है। वर्षण हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं से क्या होगा, बादल बनेंगे, एडवेक्शन होगा, फिर इसका कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, संघनन से वर्षण होगा, वर्षण से पानी नदियों के माध्यम से सागरों के अंदर या नदी के अंदर जो बहता हुआ जो पानी है वह वाष्पीकृत होगा, पेड़ों के अंदर पहुंचेगा,
तो वाष्पोत्सर्जन होगा। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है लगातार चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये जो फैक्ट है हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वाटर साइकिल है लगातार इस प्रकार से चलता रहता है। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा हाइड्रोसाइकिल समझ में आ गया होगा। सविंदर सिंह जी की किताब में से हूबहू लाइन टू लाइन एक एक लाइन मैंने समझा दी है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत एक और साइकिल को हम पढ़ेंगे।